हेलो बच्चा लोग, क्लास 10th वालों, और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। और आप लोग का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, ये भी बताना बच्चा। और चैप्टर नंबर जो 1 गया था वो आपको कैसा लगा, उसमें आपको कोई डाउट तो नहीं था, ये भी पूछना था। और साथ में ही बच्चा जो आपका उसके क्वेश्चन हुए थे वो भी एकदम क्लियर हुए थे, जितने भी उसके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। वो लॉन्ग क्या क्या है बच्चा, उसमें आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब तैयार हो जाएगा। आप लोग में शॉर्ट और लॉन्ग दो ही तरह के आते हैं, तो वो अगर मैं जितना क्वेश्चन बताया गया अच्छे से तैयारी हो जाती है तो पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं आज बात करते बच्चा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसा आप जानते हो कि 1 शॉट लेना है, यानी कि पूरा एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर में आपको बता दें, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी ना, वो सारे टॉपिक आज के चैप्टर आपके क्लास में इंक्लूड होंगे बच्चा। तो आप लोग बने रहिएगा, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आइएगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है कोई ये चैप्टर, कुछ ज़्यादा हार्मोन्स हैं, ग्रंथियाँ हैं, ऐसे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा जानना है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी बनता है। तो आज के चैप्टर में आज का पूरा जो टॉपिक है पूरा अच्छे से क्लियर होगा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक लेकर आ गए हैं। तो आप जानते हो कि चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ तो चैप्टर 2 ही चलेगा। चैप्टर का नाम तो सबको पता ही होगा, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है ना, नियंत्रण एवं समन्वय, ये आपका चैप्टर का नेम है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको कहा जाता है। समझ में आया बच्चा, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार बताना वॉइस और आपको विजन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जरूर बताना बच्चा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं, तो कह लेते हैं जय माँ सरस्वती। ठीक है, कृपा बनाए रखिएगा हम पर और हमारे बच्चों पर, है ना बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं आपका ये वाला। हाँ, तो ये तो आप जानते हो कि बहुत जो है कम समय बचा है, फटाफट जुड़ जाइए बच्चा, इधर उधर भटकने से आपका समय जाएगा और कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम में आपको बहुत परेशानी होगी, कुछ समझ नहीं आएगा, टॉपिक बहुत सारे डाउट में रहेंगे। तो अभी जो चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, इसमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, तो ज़रूर ज्वाइन करो बच्चा। ठीक है बच्चा, तो नियंत्रण एवं समन्वय स्टार्ट होता है। कौन सा चैप्टर आपका है? चैप्टर नंबर आपका 2 है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले जो अब चैप्टर है, चैप्टर का जो नेम है, तो उस नाम का मतलब भी तो बच्चों को पता होना चाहिए, तो पहले वो नाम का मतलब देख लेते हैं बच्चा फटाफट। ठीक है, और आइए बता दें कि जो ये हमारी भाषा में है, जो भी है ये हमारी भाषा में है। कहीं पर भी कोई भी बुक या कुछ भी उठा के आप देखना, आपको इस तरह के लैंग्वेज में कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलने वाला होगा। ठीक है ना, ये होना चाहिए था जीवो। ठीक है, ये गलती से ये हो गया है, ये जीवो होना चाहिए था, जीवो, जीवो। चलो मैं पहले इसको थोड़ा सा ब्लैक मारूं, फिर उसके बाद इसको दिखाऊं। ठीक हो गया, अब आपको ये कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, जीवो। तो ये है आपका टॉपिक जो आपका नियंत्रण एवं समन्वय का है। उसी में बच्चा के नियंत्रण और समन्वय क्या है, फिर उसी में आता है उद्दीपन क्या है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये मेरी भाषा में है। ठीक है, जब क्लास हमने लिया होगा, लेक्चर दिया होगा, तो उस समय भी बच्चों को ये चीज़ मिली होगी। जीवों में बाह्य है, ये बाह्य व आंतरिक वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता। नियंत्रण मतलब क्या है? अपने आप को कंट्रोल करना। कैसा? बाहर के वातावरण और आपके अंदर जो वातावरण चल रहा है, वो दोनों के बीच में एकदम बैलेंस बनाए रखने की क्षमता। बाहर की वातावरण अपने, जैसे अब ठंडी शुरू हुई है तो बाहर का जो ठंडी है और अपने वातावरण, क्योंकि टेम्परेचर लो होता जा रहा है और आपके बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन रहता है हमेशा 37 पॉइंट कुछ ऐसे ही रहता है। तो इस बाहर के टेम्परेचर और अपने टेम्परेचर के को संतुलित बनाए रखने की जो क्षमता होगी, बस यही हो जाएगी आपकी नियंत्रण। समन्वय क्या होगा बच्चा? शरीर का व्यवस्थित तरीके से काम करने की प्रक्रिया। मतलब ये ठंडी है, आप इसमें अभी अपनी पढ़ाई जारी रखते हो, नहाना धोना, खाना पीना, स्कूल जाना, काम करना, सब कुछ कर रहे हो,
कि ठंडी गर्मी बरसात से आपको कोई मतलब नहीं है, आप 12 महीना आपका जो रूटीन है आप वही करते हो। तो ये जो करने की प्रक्रिया है, ठीक है, यानी शरीर को व्यवस्थित तरीके से काम करने की प्रक्रिया आपकी समन्वयन होगा। समझ में आ गया होगा। उद्दीपन की बात करें तो वातावरण में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, जैसे ठंडी है, गर्मी हो रहा है, बारिश हो रहा है, वातावरण में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, वो आपके लिए क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, उद्दीपन होगा। यानी इस समय ठंडी क्या है, हम लोगों के लिए उद्दीपन है बच्चा। ठंडी हमारे लिए क्या है बच्चा, ये ठंडी जो है ये क्या है, उद्दीपन है, ठीक है ना। अब इस ठंडी की वजह से हम अपनी बॉडी को बैलेंस बना रहे हैं, कैसे, गर्म कपड़े पहनकर, फिर उसी में हम लोग काम किए जा रहे हैं, तो ये हमारा समन्वयन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मानव में समन्वयन देखना है बच्चा। तो मानव में जो समन्वयन होता है ये 2 तरीके से होता है। एक उनमें तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, और दूसरा जो होता है बच्चा वो रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं हार्मोन्स। जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। समझ में आया। तो हार्मोन्स तो आपको पढ़ना ही है। तंत्रिका समन्वयन में आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में जानना है। किसके बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में जानना है, ठीक है ना। तंत्रिका समन्वय में यानी कि आपके शरीर में ढेर सारी तंत्रिकाएं फैली हैं, उनकी वजह से भी समन्वय होता है। क्यों, त्वचा में है, आपकी त्वचा में संवेदी अंग है, त्वचा संवेदी अंग है, इसमें तंत्रिकाएं लगी हुई हैं बच्चा। तो जो बाहर का वातावरण ठंडा हो रहा है कैसे पता चला, त्वचा से। तो ये भी आपके काम किया कि नहीं, ठीक है। फिर आपने अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे किया, स्वेटर वेटर पहन लिया, फिर लेकिन पानी में काम करना है, कोई काम करना है, कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। तो ये चीज़ें हो गई, समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बात करें बच्चा, आगे आप देख लो। अब हम तंत्रिका समन्वयन को स्टार्ट करेंगे, आपको रासायनिक समन्वयन बीच में मिलेगा उधर, ठीक है बच्चा। यहाँ पर आप देख लो, टाइम टेबल भी है कि हिंदी की जो देखो, हिंदी है, SST है, और मेरा साइंस का है, यहाँ पर है ना बच्चा, ये साइंस का है। तो साइंस की क्लास आपकी चलती कब है, मंडे है, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी कि आज आपकी साइंस की क्लास चल भी रही है, आपको पता भी है ना बच्चा, यही है। ठीक, स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है बच्चा, आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम तंत्रिका कोशिका के बारे में जानेंगे। ठीक, तंत्रिका कोशिका यानी जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी जंतुओं में एक विशेष प्रकार के तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ जालनुमा पूरे शरीर में फैला हुआ संरचना होता है, जिसे जंतु तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो मोस्टली ये जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है ना, ये बार बार पूछे जाने का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन, ये तंत्रिका कोशिका, ये इसी को डालना, ये ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, पूछता अक्सर इसका स्ट्रक्चर पूछेगा, इसका कार्य पूछेगा, सब पूछेगा। ठीक है, सचित्र वर्णन करने को मांगता है बच्चा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, समझ में आया। चलो देख लेते हैं तंत्रिका कोशिका में, ये है, आ जाते हैं इधर बच्चा। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे जाएगा, यहाँ बहुत ढेर सारी द्रुमिकाएं या डेंड्रॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये डेंड्रॉन्स निकले रहेंगे, है ना बच्चा। ये कोशिका केंद्रक होगा इसका। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य भरा रहेगा, ये माइलिन शीथ यहाँ पर लगी रहेगी। ठीक है, कवर करने के लिए, एक्सान की सुरक्षा के लिए बच्चा, ये एक्सान कहा जाएगा। ये आगे निकलकर कई घुंडी नुमा संरचना में बढ़ जाएगा बच्चा। ठीक है, आगे ये निकलकर कई घुंडी नुमा संरचना में बढ़ जाएगा। बस यही आपकी तंत्रिका कोशिका है। मैं आपको बता दूं ये क्या है बच्चा, ध्यान से सुनते जाना, यही उस वहाँ पे लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आप देखो कि ये जो है आपका कोशिकाएं है, यानी कि कोशिका का बाहरी आवरण है। ये इनकी डेंड्रॉन्स हैं, डेंड्रॉन या द्रुमिका भी कहते हैं, डेंड्रॉन्स।
ठीक है बच्चा, ये इनका केंद्रक है। ठीक है, ये इसमें भरा हुआ तरल पदार्थ केंद्रिक कोशिका द्रव्य है। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य है बच्चा, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये जब यहाँ से लंबी होके निकल जाती तो इसे हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। ठीक है बच्चा, जब ऊपर एक कवर करके बॉक्स बना है इसे कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है ना बच्चा, माइलिन शीथ। ये जब आगे बढ़ता यहाँ आता है बच्चा तो इसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक घुंडी। सिनेप्टिक घुंडी। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? ये डायग्राम बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सारा कुछ यहीं से समझाने वाली हूं। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये किसका डायग्राम है बच्चा? डायग्राम है बच्चा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका है ना बच्चा। यहीं पर मैं लिख देती हूं कि ये क्या है। यहाँ ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है बच्चा, कोशिका है ना। और इसकी लंबाई जानते हो कितनी होती है? लगभग 1.5 से 2 मीटर हो सकती है ना। आ जाओ देख लो। ठीक है बच्चा, ध्यान देना यहाँ पर कि इसकी लंबाई लगभग आपको देख लो, तंत्रिका कोशिका 1.5 से 2 मीटर तक ये लंबी होती है। पूरे मानव, पूरे मतलब उच्च वर्ग के जंतुओं में जिनके शरीर में तंत्रिका मिलेगा, उन सबसे लंबी कोशिका किसी बात करे तो यही है बच्चा तंत्रिका कोशिका। समझ में आया? और बच्चा इसके 3 ही भाग होते हैं, कोशिकाएं, वृक्षिका या डेंड्रॉन, और तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन। ठीक है, इसके 3 ही भाग कहे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन है बच्चा? ध्यान देना, कौन कौन से इनके 3 भाग कहे जाएंगे। एक आपका कोशिकाएं, यहाँ से यहाँ तक का जो ये स्ट्रक्चर है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का ये जो स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर ये, और इसके बाद ये जो निकल रहा है एक दूसरा स्ट्रक्चर ये, और तीसरा जो ये लंबा सा यहाँ चला गया है यानी कि एक्सॉन, ये तीसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि कोशिका के 3 भाग कहे जाते हैं। सॉरी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग कहे जाते हैं। कौन कौन सा बच्चा? एक कोशिकाएं जिसके अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य होगा, एक डेंड्रॉन जो कि कोशिकाएं के बाहर जहाँ वो गुच्छे नुमा निकला हुआ या झाड़ नुमा निकला हुआ संरचना होगा, बालों जैसा संरचना, रोम जैसा संरचना, जैसा समझ लो। फिर उसके बाद जब यही कोशिकाएं आगे चल के लंबे में चली जाए और उसके ऊपर माइलिन शीथ लग जाए तो इसे एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये 3 पार्ट इनके होते हैं बच्चा। समझ में आया? यही है। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम मैंने बना दिया था। तो कोशिकाएं क्या है बच्चा? यह तंत्रिका कोशिका का सबसे चौड़ा गोल भाग होता है। इसके अंदर केंद्रक होता है, इसके अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया मतलब आपके कोशिकांग भी रहेंगे, जैसे कि न्यूरोप्लाज्म जो उसका केंद्र कोशिका द्रव्य है ना, ये उसको कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, मतलब ये तंत्रिका कोशिका का कोशिका द्रव्य है। तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जिकाए भी मौजूद रहते हैं बच्चा। ठीक है ना। फिर बच्चा इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना कि जो सेंट्रियोल है ये इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं द्रुमिकाओं का। तो ये आपके कोशिकाओं के बाहर शाखा के नुमा गुच्छे में निकली हुई संरचना होती है, जो कि संवेदों को ग्रहण करके आगे वाली कोशिका तंत्रिका कोशिका को प्रदान करने में मदद करती है ये। ठीक है, तंत्रिकाक्ष क्या है बच्चा? ये जब एक तरफ कोशिका काय जो है एक तरफ लंबित होकर और ऊपर की तरफ अगर माइलिन शीथ से कवर हो जाता है तो ये तंत्रिकाक्ष होता है, जो कि आप अपने जो
अपने से नीचे वाले में या अपने से पीछे जुड़े हुए वाले से तंत्रिका कोशिका से सूचनाओं को ग्रहण करने में मदद करता है। ठीक है बच्चा, यही चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका कितनी प्रकार की होती है बच्चा? 3। पहला संवेदी तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, और दूसरा होता है बच्चा चालक तंत्रिका कोशिका, और तीसरा होता है संयोजी। ठीक है ना। तो चलो मैं इसको छोटा कर देती हूँ, समझा देती हूँ आपको। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? तंत्रिका कोशिका के, कोशिका है ना, ये कोशिका है, के प्रकार। ठीक है बच्चा, तो ये 3 प्रकार में आएगा। कौन कौन आएगा फटाफट देख लेते हैं। आपके कौन कौन मिलेगा? संवेदी तंत्रिका कोशिका, ठीक है, फिर उसके बाद चालक तंत्रिका कोशिका, फिर उसके बाद संयोजी। ठीक है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। समझ में आया? अब ये देखो संवेदी क्या है। ये इनके बारे में बता दें यहीं पर कि संवेदी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करना, यही इनका काम है बच्चा। ठीक है ना, सूचनाओं को ग्रहण करना ये इनका काम है। और ग्रहण करके कहाँ भेजते हैं बच्चा? सीधे ब्रेन के पास भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं बच्चा? ब्रेन के पास, केंद्रीय तंत्रिका के पास। केंद्रीय तंत्रिका मतलब समझ रहे हो, इसमें आपका ब्रेन भी आ सकता है और आपके स्पाइनल कार्ड भी आएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि प्रतिवर्ती क्रिया होगा तभी आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चा, करना और क्या करना, और ब्रेन यानी मस्तिष्क है ना, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक भेजना। चालक तंत्रिका कोशिका का काम क्या है बच्चा? इनका काम है ना कि आपके जो ब्रेन से मैसेज आया उसको संवेदी ग्राही अंगों तक भेजना। ठीक है, इनका काम है, देख लो, केंद्रीय तंत्रिका से आवेगों को पेशियों या ग्रंथियों में भेजना या ग्राही अंगों में भेजना। यानी कि आपके ब्रेन की बात कर ले या फिर स्पाइनल कार्ड की बात कर ले, है ना बच्चा। ठीक है, स्पाइनल कार्ड से मतलब एक बार जैसे हमको ठंडी लगी तो हमारी त्वचा ने इस मैसेज को लेके ब्रेन तक भेज दिया। अब फिर ब्रेन ने मैसेज किया कि स्वेटर, शॉल या कुछ भी या रजाई कंबल जो भी यूज करना है कर लो। तो फिर आपने वो मैसेज किसके द्वारा आया? ब्रेन से ये दिमाग में मतलब आई बात ना कि कंबल या कर लो। तो फिर वो आपने अपने शरीर को उठाया, कहीं जहाँ भी था वहाँ से लेकर आए, अपने हाथों से आपने यूज किया। ठीक है, तो ये आपके हाथ क्या हो गए? ग्राही हो गए, है ना बच्चा। तो यही है, स्पाइनल कार्ड से सूचना को ग्राही अंगों तक भेजना, है ना बच्चा, समझ में आया। और संयोजी जो होता है ना, ये मिश्रित होता है। ये आपके संवेदी और देखो ये तंत्रिका संवेदी और चालक तंत्रिकाओं के मध्य की कड़ी होता है। ठीक है, ये कौन है? ये संवेदी व चालक तंत्रिका कोशिका के मध्य की कड़ी है। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, चलो। तो अब हम आपको बता दें कि जो हमारे तंत्रिका कोशिका, इसका कार्य क्या क्या है। देखो हमारे ये
डेंड्रॉन से सूचना ग्रहण करना, फिर तंत्रिकाज के द्वारा आवेगों के रूप में सूचना का चालन करना, और क्या है बच्चा, शीर्षस्थ घुंडियों द्वारा सूचना को रासायनिक उद्दीपन के रूप में युग्मानुबंधु से अलग प्रसारित करना। सब मिला जुला कर इनका कार्य क्या होता है, कार्य में लिख दे कि संवेदी अंगों के द्वारा, इनका कार्य यही होता है, संवेदी अंगों के द्वारा सूचना को ब्रेन यानी मस्तिष्क ना, मेन तो आपका यही है ब्रेन, और आपके या तो स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाना। अरे मैं यहाँ लिख रही हूँ, रुको 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 रुको, मैं बता देती हूँ। देखो ये है कार्य, यही है, देखो यही है, यही कार्य है, ये और यही दो मेन कार्य है, यही कार्य है बच्चा। ठीक है, मैं इसको काफ़ी मोटे पेन में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो दोनों बताया गया है, ये दोनों, ये क्या है, आपके तंत्रिका कोशिका का कार्य है, तंत्रिका कोशिका का कार्य। समझ में आया? एक बार संवेदी अंगों से ब्रेन तक मैसेज देना, फिर ब्रेन के द्वारा आपके ग्राही अंगों तक मैसेज देना। समझ में आया? तो ये आपका कार्य हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उतना झूठे लिखना पड़ा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया है क्या है? ठीक, जब बाहर के उद्दीपन को देखकर, जो बाहर कुछ भी घटित हो रहा, आग लग गई, भूकंप आ गया, या कुछ हो रहा है, या गर्म चीजों को आपने छू लिया, कुछ भी हो रहा है, उसके प्रति देख के आपने क्या एक्शन लिया अचानक, या आप चुपचाप बैठे हो, अचानक आपके सामने सांप आ गया, या आप रास्ते से जा रहे हो, मोबाइल चलाते हुए ऐसे ऐसे करते जा रहे हो, और सामने से कोई गाड़ी आ गई, कोई बैल आ गया, गाय आ गई, या कुछ भी आ गया, उस समय जो आपकी हरकतें होती हैं ना, बस वही प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आप उस समय सोचते हो कि किधर भागें, इधर इधर किधर भागें, दिमाग काम नहीं करता है, और आगे पीछे जाने में आप कहीं लड़ भी सकते हो, चोट भी लग सकती है। तो जो अपने बाहर के उद्दीपन को देखकर जो आप उस समय हरकत करते हो ना बच्चा अचानक में, बस वही आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? तो ये देखो, अचानक जब हाथ में सुई चुभ जाए तो हम इसे अतिशीघ्र खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ था, सुई नहीं चुभी थी, देखो बता दे रहे, बहुत छोटे थे हम, मुझे लग रहा कि 2.5-3 साल के रहे होंगे, 3 साल के। तो आप जानते हो कि गांव से रिलेटेड हैं हम, तो वहाँ पे गांव में नाक और कान को छेदन करने वाले घूमते रहते हैं, तो आए थे। तो उस समय क्या था कि कान तो मेरा किसी तरह से छेदन हो गया, लेकिन जो नाक का छेदन था, जैसे ही जो दादाजी की उम्र के थे, जैसे ही वो छेद करके नाक में मेरे वो पतली सी जो थी नुकीला सा तार जैसा, जैसे ही डालते हैं, वो एक तरफ से डाल रहे, मैं तुरंत ही उसको खींच दी थी। ठीक है, मैंने, अब 3 साल के बच्चे को कितनी बुद्धि है, वो तुरंत ही ऐसे खींच दी, पूरा ब्लड हो गया ऐसे ब्लड, क्योंकि ये आपके यहाँ पे तो धमनी सिराएं होंगी ना, तो धमनी रही होगी, ताकि इसी वजह से काफ़ी तेज़ी से ब्लड फव्वारे की तरह ब्लड निकल गया था। ठीक है बच्चा, तो ये है आप मेरा खुद का मेरे पर घटित हुआ एग्जाम्पल है। तो ये है कि आपके जैसे हाथ में आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, बात कर रहे हो, या आप ध्यान नहीं दिए हो, आप जैसे ही हाथ ऐसे करके कहीं बैठे हो, सुई छूटी हुई होगी आपकी मम्मी के द्वारा, किसी के द्वारा, जैसे सुई छुपती आपके हाथ में, तुरंत खींच देते हो। ये प्रतिवर्ती क्रिया है जो भी है। स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये भी है ना, कि आज कहते आहा खाने में तो बड़ा मजा आएगा, बढ़िया खाना है, ये चीज़ें हो गई। अकस्मात चमकीले प्रकाश को देखकर आंखों का बंद हो जाना, रात के समय अक्सर होता है, या फिर कोई भी आपके मुंह पे ऐसे टार्च जला दे, तुरंत आंख बंद हो जाती है, या आप सूर्य को नहीं देख पाते, आंख बंद हो जाती है। बस यही चीज़ें, समझ में आया? और भी बहुत सारी प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जाम्पल होगा, मैं आगे दिखा रही हूँ। प्रतिवर्ती क्रिया कैसे काम करता है, ये रीढ़ रज्जु, यानी कि आपका क्या है, स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड। ठीक है बच्चा, ये काम कैसे करता है, यहाँ देखो, देखो कैसे करता है। ये ग्राही अंग है, यानी कि संवेदी आपके, इसमें आपका कान, आँख है ना, प्रकाश के लिए आँख होगा, कान के लिए सुनाई देने के लिए। जैसे आप कान के लिए कहोगे तो ऐसे, आप जा रहे हो नॉर्मल, तुरंत तेज से हॉर्न बजा पीछे से,
तुरंत ही आप कान में सुनते हो साइड हो जाते हो ना, कान भी काम किया ना, हाँ, कान है, आँख है, नाक है, जिह्वा है, ठीक है ना, ये सब आपके ग्राही अंग में आएगा, संवेदी ग्राही अंग में आएगा। जिह्वा है, त्वचा है, ठीक है बच्चा, हाँ, तो ये सपोज किया है कि त्वचा है, तो ये ग्राही अंग से आपने, जैसे आपको ठंडी लगी, कांपने लगे, ऐसे से कांपने लगे, ठीक है, इसको ग्रहण किया, ये संवेदी न्यूरॉन यानी संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा ये आपके कहाँ पहुंच गया, स्पाइनल कार्ड में। फिर ये आपको तुरंत वो मैसेज किया किसके द्वारा, चालक न्यूरॉन के द्वारा, चालक तंत्रिका कोशिका के द्वारा। फिर आपके जो एक्शन लेना था, जो कार्य करना था, आपने तुरंत किया। इसमें आपका 1/10 सेकेंड से भी कम समय लगता है, से भी कम समय, ठीक है बच्चा, कम समय लगता है। हाँ, ये जैसे आपको देखो करंट की बात करते हैं, जैसे आप कुछ एक दिन की बात है, नीचे जस्ट आए थे हम, जिसमें जहाँ पे हम क्लास लेते हैं, एक क्लास ऊपर फ्लोर में चलता है, एक नीचे भी चलता है, ठीक है। वो जो उसका कंप्यूटर का CPU था कि क्या था, उसमें करंट आता है, मुझे नहीं पता था, मैं अपना वहीं पे पर्स रखने गई, बच्चा टच हो गया, मैं तुरंत पीछे हट गई। हाँ, ये यानी कि करंट को, वो जो CPU मेरे से टच हुआ, तो ये मैसेज कौन, स्पाइनल कार्ड को गया, और तुरंत उसने कहा हाथ हटा लो, अब मैंने हाथ हटा लिया। ये काम इतना तेजी से, मतलब मैं टच कर रही तुरंत पीछे हो जा रही हूँ, इसका मतलब ये सोचो बहुत कम समय लगा है। ये आपकी जो अचानक जो भी क्रिया करते हो, वो आपका क्या है, आप प्रतिवर्ती क्रिया है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक पेज छोटा है क्या, नहीं, हो गया, ठीक है बच्चा। अब हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र, मानव में तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र में आपको ये सब नहीं पढ़ना है, पूछता भी नहीं है, आपको मेन ये पढ़ना है कि मानव में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय, परिधीय और आपके स्वायत्त, ठीक है। तो केंद्रीय आपको पढ़ना है, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में ही पढ़ना है। चलो बच्चा, मैं वही स्टार्ट करती हूँ, पहले मस्तिष्क को देख लेते हैं। मानव का मस्तिष्क आपको बता दें यहाँ पर कि मैं खुद बनाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहले के पढ़े जानते होंगे, उन्होंने देखा है कि खुद बनाया गया है। वैसे भी आप किसी जगह कहीं भी कॉपी में यहाँ वहाँ ढूंढ लोगे ना, किसी बुक में भी कहीं पर भी आपको ये मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद बनाया है, तो ये कहाँ से मिलेगा, है ना। गूगल भी नहीं देगा इस तरह से नहीं देगा। ये चीज़ें होंगी पर इस तरह से सेट नहीं होंगी, ठीक है ना। ये पश्च लिखा है, ये देखो पश्च है, ठीक है। तो मस्तिष्क की बात करें तो 3 मस्तिष्क होता है, अग्र है, मध्य है और पश्च है। डायग्राम को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। ये मस्तिष्क की बात है, देख लो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये आपका यहाँ तक कवर कर लेगा, ये अग्र मस्तिष्क में चला जाएगा, अग्र मस्तिष्क में यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रमस्तिष्क आएगा बच्चा, ये बीच का थोड़ा सा पोर्शन बस कवर करेगा, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा, बस यहाँ से थोड़ा सा करेगा, ठीक है, यहाँ तक ये जाएगा, ठीक। और ये जो है पॉन्स वाली एरिया, ये थोड़ा सा ये कवर करके आपका प्रमस्तिष्क, और बाकी जो ये एरिया है आपकी प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क उधर बताया गया, ये मध्य मस्तिष्क बता रहा है। बाकी ये जो एरिया है बच्चा, ये आपके अनुमस्तिष्क बताया, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में आता है, ठीक है, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क में ये पूरा अग्र मस्तिष्क, ये पूरी एरिया यहाँ से यहाँ तक की आपकी मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क में आएगा। और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा, यानी पूरे अगर मैं कपाल की बात करें तो 2/3 पार्ट जो होता है ये आपकी कौन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, समझे ना। अब ये तीनों पार्ट में ब्रेन के, ये अग्र है, ये मध्य है, ये पश्च है। अब इस पूरे पार्ट में कौन क्या 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 भाग मिलेगा और उनका कार्य क्या होगा, इस चार्ट के माध्यम से आसानी भाषा से आप समझ सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछे ये बना देना, मस्तिष्क पूछा है कई बार, और मस्तिष्क के आगे भी अगर मैं 25 वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको बना देना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा अच्छा नंबर लेके निकल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चले बच्चा, देखो कि आपका ये अग्र मस्तिष्क के जो भाग होते हैं इनको देख लेते हैं।
अग्र मस्तिष्क में बच्चा आपके 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, घ्राणपालिया और डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, तो आपका सेरिब्रम, घ्राणपालिया और पीछे दिया है डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, ये है 3 पार्ट। ठीक है बच्चा, अगर हम इनकी बात करते हैं तो सेरिब्रल, पिंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, फर्स्ट में बात करें तो इनके भी आपके 3 आएंगे, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ऑब्लांगेटा है, गेटा काट दे रही हूँ, फिर से लिख दे रही हूँ, ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। चलो, है ना, समझ में आया? यानी मस्तिष्क के अग्र भाग, जो अग्र मस्तिष्क होता है, आगे वाला मस्तिष्क 3 भाग होगा, बीच वाला मस्तिष्क 2 भाग होगा, पीछे वाला मस्तिष्क 3 भाग होगा। ठीक है, आगे 3, पीछे 3, बीच में 2। समझ में आया? तो आगे वाला 3 में सेरिब्रम पहले आता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी कह देते हैं। तो ये काम है इसका स्मृति यानी याद रखना, सोचना समझना, हृदय की गति और सांस लेने में मदद करता है। घ्राणपालियां सिर्फ स्मेल के लिए होती है बच्चा। किसके लिए होती है? स्मेल के लिए। कोई स्मेल है, गंदी, अच्छी है, बुरी है, जो भी है, उसको पहचानने में मदद करती हैं। डाइएनसेफेलॉन ये 2 पार्ट में बढ़ता है, थैलमस, हाइपोथैलमस। इनका काम अलग अलग है। थैलमस का कार्य है बच्चा, देखो, दर्द है, ठंडा है, गर्मी है, जलन है, चुभन है, ये पहचानेगा। आपके हाइपोथैलमस का कार्य भूख है, प्यास है, भावनाओं पर नियंत्रण है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट का वसा हुआ कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, ये हाइपोथैलमस करवाता है। तो मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं सेरिब्रल पिंडिकल यानी मध्य मस्तिष्क का। इनका काम है पेशीय गतियों के लिए आवश्यक आवेगों का समाकलन केंद्र। ठीक है ना, पेशीय गतियों के लिए आवश्यक आवेगों का समाकलन बच्चा। ठीक है, और जो ये लिखा है, फिर से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, आपको मैं बता देती हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, चलेगा, थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती हैं। दृष्टि व श्रवण के शक्ति का केंद्र है ये। ठीक है, ये गलत लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। दृष्टि व श्रवण यानी कि देखने और सुनने, है ना बच्चा, देखने व सुनने का समाकलन केंद्र है या नियंत्रण केंद्र है। ठीक है बच्चा, तो चले, क्या है ये? दृष्टि व श्रवण के का नियंत्रण केंद्र। समझ में आया? यानी शरीर जो मध्य मस्तिष्क है, ये काम क्या करता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं ना, ठीक है, मांसपेशियां जो भी हैं, उनमें आवश्यक आवेगों का समाकलन करना, जो ब्रेन से मैसेज आ रहा है, जो करना है। जैसे आप क्लास में बैठे हो, टीचर आते तुरंत खड़े हो जाते हो, ये बात मैसेज कौन करता है? ब्रेन करता है कि खड़े हो जाओ तुरंत ही। तो आपके पेशियों में मैसेज आता है, पेशियां सिकुड़ जाती है, आप खड़े हो जाते हो, है ना बच्चा? ये चीजें हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना का काम क्या है? आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, इस चीजों को देख के, बहुत लोगों को देख के बहुत दिनों बाद भी देखोगे, पहचान जाते हो कि ये लोग हैं। ठीक है, बहुत लोग की आवाज़ जब आप सुनकर, नंबर से अगर फ़ोन आए तो आप बात करते हो, हेलो ऐसे कहते हो, और लेकिन उधर से जो आवाज़ आती है आप पहचान जाते हो। अगर मैं पहचान भी नहीं रहा हूँ तो धीरे 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 बात करते करते फिर याद आता है, अरे ये तो ये बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी का फ़ोन आता है, आप नंबर से रहता है तो आप पहचानते नहीं हो, लेकिन बात करते करते समझ में आता है कि अरे ये बोल रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो बस, तो ये देखने और सुनने का नियंत्रण केंद्र है। अब पश्चिम मस्तिष्क का बच्चा सेरिबेलम, पॉन्स, ठीक है, और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम आपके जो बॉडी को बैलेंस करने में,
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे खड़ी होकर इतनी देर से बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ ना, ये किसके द्वारा हो रहा है? मेरे सेरिबेलम के द्वारा हो रहा है। मैं अपनी बॉडी को यहाँ पर अच्छे से बैलेंस कर पा रही हूँ। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी है। आपकी इच्छा के अनुसार, आपका मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो नहीं, आपको सोना है, आपको उठना है, आपको बैठना, आपको दौड़ना है, नाचना है, गाना है, जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य हो, उसको भी कौन बैलेंस करता है, कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम करता है। समझ में आया बच्चा? पॉन्स की बात करें तो श्वसन का नियंत्रण करता है। आपकी बॉडी में जो श्वसन का दर है, श्वसन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बैलेंस बनाए रखना, ये काम पॉन्स का होता है। फेफड़े का कार्य जो है वो कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स। पॉन्स से ही फेफड़ा समझ लेना, याद हो जाएगा। और बचा मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये अनैच्छिक क्रिया आपके शरीर के अंदर, किडनी का काम है, हार्ट का काम है, फेफड़े का काम है, पाचन का, आहार नाल का काम है, आमाशय में जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो अनैच्छिक क्रियाएं आपके अंदर होए जा रही हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये कार्य भी किससे होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा से। और साथ में प्रतिवर्ती क्रिया जिसका आप स्पाइनल कार्ड होता है, तो स्पाइनल कार्ड तो मोस्टली करता है बच्चा, ठीक है, स्पाइनल कार्ड मोस्टली कंट्रोल करता है। बट कभी जब ब्रेन की बात आती है तो ब्रेन में यही मेडुला, पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिंगेटा ही कंट्रोल करता है। नहीं तो प्रतिवर्ती की आपके 90% जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा आपकी मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड के द्वारा ही कंट्रोल होती है। समझ में आया? आगे बढ़ते, ध्यान देना, ठीक है बच्चा। ब्रेन हो गया। अब मेरुरज्जु की बात करते हैं बच्चा। मेरुरज्जु में देख लेते हैं कि क्या करना है। तो मेरुरज्जु आपको मालूम है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसका काट दिखाया। जो आपकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी पीछे जाती है ना, उसको ये कट करके ये दिखाया गया संरचना है, ठीक है। तो मस्तिष्क भी इंपॉर्टेंट में समझ में आ गया, उसको मैं लिख दूं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा MIQ, ठीक है। इनको भी डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, IQ पे, ठीक है। मस्तिष्क का जो पश्च भाग, अभी आप देखना यहाँ पर, ये जो नीचे जा रहा है, ये पश्च भाग यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है, ये आगे पीछे की तरफ पूंछ की तरह जैसे बढ़ता है, तुरंत ही किसका निर्माण करता है? मेरुरज्जु का। किसका निर्माण करता है? मेरुरज्जु का, ठीक है। तो मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर से उपस्थित महारंध्र से निकलकर पीछे की तरफ, ऐसे ब्रेन है हमारा, तो ये है, ये पीछे की तरफ ऐसे निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैल जाता है, ठीक है। और यही जो है मेरुरज्जु या सुषुम्ना कहलाता है, सुषुम्ना, हाँ कहलाता है, ठीक है बच्चा। आगे देखिएगा, रीढ़ की हड्डी के मध्य में एक तंत्रिका नाल होता है। जो रीढ़ की हड्डी हम वहाँ दिखाए हैं ना, इसके बीच में एक तंत्रिका नाल होता है, ठीक है। यही प्रतिवर्ती क्रिया कंट्रोल करता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिका नाल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलो, तो ये डायग्राम है। डायग्राम में कुछ नहीं, बस ये यच के आकार की जो संरचना बनेगी, पहले यच के आकार की संरचना ही बना लेना, उसके बाहर क्या करना कि ये ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बस घेर देना बच्चा, थोड़ा थोड़ा घेर देना, ज़्यादा नहीं। ऊपर से ये ऐसे निकाल देना, ये फिर नीचे की तरफ से ऐसे, ऊपर की तरफ से भी ऐसे, नीचे की तरफ से भी ऐसे, ठीक है। यही है, ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। ऊपर को हम पार्श्व श्रृंग कहेंगे, नीचे की तरफ हम प्रतिपृष्ठ श्रृंग कहेंगे। जो अंदर ये यच के आकार की जो संरचना बनी है, इसके अंदर जो पदार्थ रहेगा उसे धूसर द्रव्य कहेंगे। समझ में आया, ठीक। और आपके जो ऊपर वाले ये भाग होंगे, इन्हें हम पृष्ठ मूल कह देंगे, ठीक है बच्चा। और जो आपके तंत्रिका ये मेरुरज्जु में जो तंत्रिका तंत्र, उसके बीचों बीच की जो खाली स्थान, बीचों बीच वाला स्थान है, इसी को हम केंद्रीय नाल कहेंगे, बीचों बीच वाला स्थान, ठीक है बच्चा। बस यही है। डायग्राम को इरेज कर दे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक। चलो आगे, ठीक है। अब मेरुरज्जु जो स्थित है, इसमें
यानी कि जो सब मिला जुला के आप जब तंत्रिका को ये होगा, इसको कट करके यहाँ जब आप निकालोगे, जब इसको हम ऐसे कट करेंगे तो इसका ये वाला संरचना दिखेगा ना, तो यही वाली जो संरचना यहाँ पर दिखती है इस तरह से और यहाँ पर होल, फिर ये आपका यच के आकार की जो संरचना होती है, यच के आकार की रहती है। यही केंद्रिका, यहाँ पे होल है जो वो केंद्रीय नाल हो जाएगा, ये पृष्ठ श्रृंग हो जाएगा, प्रतिपृष्ठ श्रृंग हो जाएगा, इसके अंदर जो भरा रहेगा वो धूसर द्रव्य हो जाएगा। समझ में आया? यही संरचना बनाया गया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है बच्चा यहाँ पर कि जो इनका कार्य क्या है, तो बस वही एक है आपका कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन करना, ठीक है। एक काम क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना, और दूसरा काम क्या है बच्चा कि जब भी कोई ऐसे नॉर्मल स्थिति में, जैसे हम हैं आपसे हैं बात नॉर्मल स्थिति में है ना, इस स्थिति में आपके जो मैसेज आ रहे हैं आप संवेदी ग्राही अंगों के द्वारा मैसेज स्टोर किए जाते हैं ब्रेन तक भेजने के लिए, तो पहले ये स्पाइनल कार्ड के पास आएंगे, ये जो आपके मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं होती हैं वो लेती हैं, फिर वो आपके ब्रेन को भेजती हैं, ठीक है। फिर पश्च से मध्य से आपके अग्र मस्तिष्क तक मैसेज चला जाता है, फिर जो आपको करने के लिए ऑर्डर मिलता है आप वही करते हो, ठीक है। तो दोनों काम यही है, यानी मेरुरज्जु मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाली आवेगों को रास्ता प्रदान करता है। यानी ये ब्रेन है, बीच में यहाँ पर आपके मेरुरज्जु है, ये आपका ब्रेन है ना। और जो भी मैसेज आएगा यहाँ से जाना है तो ये इसी से होकर आगे बढ़ेगा, और जब ये भी मैसेज करेगा तो यहाँ से होकर तब आगे बढ़ेगा, ठीक है बच्चा। बस यही बात। चलो अब पादप में रासायनिक समन्वयन की हम बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक। जैसे हम अगर बात करें प्लांट्स की, तो हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में तंत्रिका भी मिला गया और आपको हार्मोन्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आज वाला तो जो मैं चार्ट लेके आई हूँ बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ चार्ट है, ठीक है। बहुत अच्छे से डिटेल थोड़ा सा ज़्यादा की हूँ। पिछली बार जो इसमें चार्ट ऐड करवाते थे थोड़ा सा वो छोटा लगता था, ठीक है, थोड़ी क्लियरेंस उसमें बहुत अच्छी नहीं थी। आज वाले में बहुत बढ़िया है, ठीक है। वो मेरे 2 घंटे का पूरा लगा हुआ समय था, ठीक है, उसके द्वारा मैंने उसको बनाया है, ठीक। मतलब आज ही का सुबह का बैठ के मैं उसको काम की हूँ, उसके बाद उठ के सब अपना घर का काम की हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा फोकस किया है, वो बहुत अच्छे से चार्ट बना है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके बच्चा, चलो देखते हैं। तो पादप में समन्वय की बात करते हैं, तो पादप में तंत्रिका कोशिका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका ये नहीं होता है, ठीक है। इनमें जो रासायनिक समन्वय होता है वो आपके कुछ वृद्धि की वजह से होता है, और कुछ आपके उनमें जो रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स बनते हैं उनके कारण ही होता है। तो कुछ हम वृद्धि को लेकर देखते हैं। तो जो वृद्धि के कारण गतियाँ होती हैं फटाफट उनको देख लेते हैं। जैसे प्रकाशानुवर्तन, कई आएंगी आपकी, रसायनानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, फिर आपको जलानुवर्तन मिलेगा, रसायनानुवर्तन मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको और क्या मिलेगा और कुछ स्पर्शानुवर्तन मिलेगा, कुंचन गतियाँ मिलेंगी। कुछ ऐसी एक गतियाँ हैं जो प्लांट्स में अगर कोई उसमें वृद्धि हो रही है तो उसके कारण उत्पन्न हो जाती है। प्लांट्स में कुछ वृद्धि हो रही है उसके कारण ये उत्पन्न हो जाती हैं, तो इनको देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। 1 मिनट रुकना, बस पानी पी लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओके, एक मिनट बच्चा। चलो चले आगे। वहाँ तक का तो क्लियर हुआ। अब हम क्या बोल रहे हैं कि प्लांट्स में जो होता है उनमें समन्वयन होता है, उनमें बाहर के वातावरण के हिसाब से ढलने की जो बैलेंस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होता है, और कुछ ऐसी गतियां देखने को मिली हैं जो कि उनमें वृद्धि के कारण हुई हैं,
ठीक है बच्चा। तो बात करें अगर में हम उनमें तंत्रिका कोशिका की, तो प्लांट्स में तंत्रिका कोशिका नहीं हो पाता। इसी वजह से तो जब उनको काटा जाए, उनको तोड़ा जाए, तो वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान भाग नहीं पाते हैं, आपकी पिटाई नहीं कर पाते हैं, अपने को बचा नहीं पाते हैं। समझ में आया? हाँ, ठीक है। चलो, तो बात कर रहे थे क्या कि ये बाह्य उद्दीपन के कारण जो पादप होते हैं उनमें वृद्धि के कारण होने वाली कुछ गतियां हैं, जैसे प्रकाशानुवर्तन। बात सुनोगे समझ में आएगा, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है कुछ ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करते हैं। कुछ पौधों के भाग भी इस तरह से वो प्रदर्शित करते हैं। तो अगर पौधों की बात करें तो ये देखो पौधा है, तो जो इनका जड़ ऊपर का तना वाला भाग होगा, ये तना जो होता है, इनमें पत्तियां लगना, फूल फल विकसित होना, ये जो भी आता है बच्चा, तो ये जब होता है ये कब होता है बच्चा? ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की ओर होता है ना। जबकि जड़ों की जो ग्रोथ होती है, जड़ों की, ये प्रकाश के विपरीत में होती है। तो जो आप अगर में देखो तो जो भी आपका प्रकाश है या फिर रासायनिक पदार्थ है, जल है या स्पर्श है, कुछ भी है, तो उनके हिसाब से अगर उनके दिशा में हो रहा है तो इसे हम धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहेंगे, या रसायनानुवर्तन या जलानुवर्तन या स्पर्शानुवर्तन या जो भी, ठीक है। अगर वो उनके विपरीत दिशा में हो रहा है तो वही आपका ऋणात्मक हो जाएगा। बस यही है, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, देखो ध्यान देना, ठीक है। मैं यहां पर बना दूं, ठीक है। तो पादपों में वृद्धि के कारण गति, यही है ना। चलो, तो छोटा कर दूं पेन ना, ठीक है। तो जैसे प्रकाशानुवर्तन, नुवर्तन, ठीक है ना, प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाशानुवर्तन में कौन आएगा? अगर में हम धनात्मक की बात करेंगे तो धनात्मक में तनों की वृद्धि है ना, शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर में हम ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक की बात करेंगे तो बच्चा तब कौन आएगा? जड़ों की वृद्धि। समझ में आया? पौधों के जड़ों की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है ना, तो ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक हो जाएगा। और तनों का विकास, फलों का विकास, फूलों का विकास, शाखाओं का लगना, नई पत्तियों का आना, पौधे की लंबाई का बढ़ना, ये सब कैसा है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। ये हो गया। अगर मैं हम यहीं पर बात करें प्रकाशानुवर्तन का, फिर गुरुत्वानुवर्तन की बात करें बच्चा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल प्रकाशानुवर्तन में एक और आता है सूरजमुखी का। सूरजमुखी जो है ना, ये तो इसमें कोई वृद्धि उद्धि नहीं होती है, बस ये सूर्य का प्रकाश जिधर जाएगा उधर ही घूमता रहेगा। ये वृद्धि से परे गति होता है। अगर सूरजमुखी दिमाग में आए तो बोल देना ये वृद्धि से परे गति, यानी वृद्धि इससे नहीं होगी, बस ये घूम रहा है। ये धनात्मक ही शो कर रहा है पर वो घूम रहा है, ठीक है। दूसरी बात करें दूसरे की, गुरुत्वानुवर्तन की, तो ध्यान देना गुरुत्वानुवर्तन में क्या होगा? गुरुत्वानुवर्तन है ना बच्चा, गुरुत्वानुवर्तन। इनकी बात किया जाए, अगर मैं धनात्मक की बात किया जाए और ऋणात्मक की बात किया जाए, धनात्मक में क्या होगा बच्चा गुरुत्वानुवर्तन में? ठीक है, जो पौधे होते हैं, पौधे जो पेड़ पौधे, तो उनके एक तो उनके जड़ों का भी विकास हो जाएगा। दूसरा, जो जमीन पर फैल जाते हैं वो ऊपर की तरफ नहीं ग्रोथ करते हैं, जमीन पर फैलने वाले, यानी कि भूमि पर फैलने वाले पौधों की वृद्धि है ना बच्चा। एग्जाम्पल लिख दे। एग्जाम्पल में आपका आएगा, जैसे है कद्दू का पौधा होता है ना, नेनुआ, ठीक है ना। इसके बाद है बच्चा करीला, हिरमाना, तरबूज इसको कहते हैं,
खरबूज कहते हैं, तरबूज कहते हैं, शायद तरबूज कहते हैं, हिरमाना जो भी है, हिरमाना नहीं लिखना चाहिए था मुझे, तरबूज खरबूज दोनों भी है, ठीक है ना, वही डाल देती हूँ, तरबूज खरबूज। ये सारे पौधे ऐसे हैं कि जो जमीन पर फैलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का काम यही है ना कि जो चीज़ें ऊपर ना जाके वो नीचे ही रहें, ठीक है, जमीन पर रहें, पृथ्वी के टच में रहें, ये चीज़ें। अगर मैं ऋणात्मक की बात करें तो आपके एग्जाम्पल में क्या आएगा, ठीक है ना, ये होगा कि एग्जाम्पल से पहले लिख दें थोड़ा, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादपों के लंबाई में वृद्धि, ठीक है ना, लंबाई में वृद्धि एक ये भी है। और एक चीज आएगा, एक आएगा पानी का मृदा से जड़ों के द्वारा पौधों में ऊपर चढ़ना, ठीक है ना, तो ये आपका ये भी आएगा, पानी का मृदा से जड़ों के द्वारा पत्तियों तक जाना, ये भी हो गया ना बच्चा। और आपके जो विपरीत दिशा में लंबाई का बढ़ना, अगर मैं इनकी बात किया जाए तो इसमें आपका कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा, आम है, ठीक है ना, आपका बेल है, ठीक है, सेब है, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल आगे जो ऐसे पौधे हैं जो कि काफ़ी लंबे लंबे है ना, तो आपके ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन वाले हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे रसायनानुवर्तन। ठीक है, इसकी बात करें तीसरे में, देखो ये क्या है, इसमें भी धनात्मक होगा, इसमें भी ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो जो पौधे अधिक रासायनिक पदार्थों में, खनिज लवणों में ग्रोथ करते हैं तो वो रसायनानुवर्तन धनात्मक में आते हैं, और जो कम रसायन में ग्रोथ करेंगे, यानी यहाँ पर बोलेंगे अधिक रासायनिक पदार्थों में वृद्धि करने वाले क्या पौधे। एग्जाम्पल में आएगा नारियल को एकदम खनिज लवण वाला, एकदम वो पानी, ऐसा खारा पानी चाहिए होता है। और धान भी आएगा एग्जाम्पल में, नारियल भी है, धान भी है, धान को खूब पानी चाहिए होता है ना। और भी पौधों में सिंघाड़ा भी है, जिसको कि अच्छा रसायनानुवर्तन है ना, तो धान और ये नहीं आएगा, ठीक है, बस वही आएगा, ठीक है। ऋणात्मक की बात करें तो कम से कम या न के बराबर रासायनिक पदार्थों के बीच पदार्थों में होगा में वृद्धि करने वाला पादप, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो कि बहुत कम रासायनिक पदार्थों में आसानी से वृद्धि कर जाते हैं, ठीक है ना बच्चा। यहाँ पर आप देखोगे प्रकाशानुवर्तन, जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा सारा। गुरुत्वानुवर्तन भी हो गया, ठीक है। रसायनानुवर्तन चल रहे हैं, तीसरा दिखे ना, ठीक है। परागकण नलिकाओं के अंडाशय में स्थित बीजांड की ओर वृद्धि रसायनानुवर्तन है, ठीक है बच्चा, चलो ठीक है। हाँ, अब आगे चलो इधर ही चलते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है, नारियल के पौधे का ग्रोथ करना। और यहाँ पर आएगा आपका लाइकेन ऐसा है कि जो कि रासायनिक ज़्यादा पदार्थ हो तो वहाँ ग्रोथ ही नहीं करता है। स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड वाला जो हवा होगा ना, ऐसा हवा, ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, वहाँ पर लाइकेन ग्रोथ नहीं करता है। चौथा पॉइंट है जलानुवर्तन।
ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, इसमें भी धनात्मक, इसमें भी ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब खूब पानी चाहिए, यानी कि स्पेशली धान है, सिंघाड़ा है, ये सब हो गया। ऋणात्मक में पानी न के बराबर चाहिए, दो तो ठीक, नहीं दो तो भी ठीक। ठीक है बच्चा, तो ये कौन आएगा यहाँ पे देखना, जल के विपरीत दिशा में गति करे। और जल में देखो एग्जाम्पल यहाँ दिया भी नहीं है, हम तो एग्जाम्पल भी बता दिए आपको। ठीक है, पहले का है तो थोड़ा दिक्कत है, चलो इसीलिए तो मैं इसको इस तरह से बता रही हूँ। तो कम पानी वाले में कम पानी किसको चाहिए होता है बच्चा, आपको पता होगा कि जो अगर मैं मई जून में खेतों में हम कुछ ऐसे वो उगाते हैं ना, हरी घासें उगाते हैं, जिनमें पानी हम नहीं न के बराबर ही देते हैं, बहुत कम पानी देने पर भी वो ग्रोथ कर जाते हैं बच्चा। ठीक है, तो वो चीज़ें आएंगे। तो क्या बोल सकते हैं, घासें तो कम पानी में ही ग्रोथ करती हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी। चलो ठीक है, जंगली घासें हो गई तो अच्छी बात है। 5वें की बात करें तो स्पर्शानुवर्तन, ये थोड़ा अलग है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। स्पर्शानुवर्तन, ठीक है। स्पर्शानुवर्तन की बात अगर में हम करें बच्चा, तो कुछ ऐसे पौधे आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है, उनमें पौधों में आगे तनों में इस तरह की स्ट्रक्चर मिलता है। ये वाला देखे होंगे कि कोई लकड़ी है या कोई रस्सी है या कुछ है, उस पर ये लिपट जाता है और वो उसी सारे से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपके नेनुआ है, कद्दू का भी होता है, नेनुआ भी है, जैस्मिन के पौधे हैं, मनी प्लांट है, कुछ डेकोरेटिव प्लांट हैं ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं कि किसी रस्सी से उनको लटका दिया जाए तो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके बच्चे स्पर्शानुवर्तन में आएगा। क्या आएगा, स्पर्शानुवर्तन, यानी कि उनको अगर में स्पर्श मिला धनात्मक में, ठीक है, तो यानी स्पर्श, यदि स्पर्श पादपों को मिले तो, ठीक है ना, तो काफी ऊपर ऊपर तक चढ़ जाते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, चढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या आएगा कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट, ठीक है ना बच्चा। फिर कौन आएगा, मनी प्लांट के अलावा कौन आएगा, आगे देखते हैं। मनी प्लांट है और है साथ में अभी मैंने बताया था करेला का भी है, नेनुआ का भी है, ठीक है ना, लौकी है, ठीक है, आप यहाँ पर डाल सकते हो कि जैस्मिन भी है ना, ये सब हो जाएगा। अगर हम निगेटिव की बात करेंगे बच्चा, तो इनको किसी स्पर्श की आवश्यकता नहीं है, स्पर्श से दूर भागने वाले, ठीक है, किसी स्पर्श की आवश्यकता नहीं है बच्चा। ठीक है, तो स्पर्श से दूर भागने वालों में आएंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है, मटर का भी है, तो मटर भी हो सकता है, यहाँ पर मटर भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि स्पर्श से दूर भागने वाले। समझ में आया। अब हम बात करेंगे आपके स्पर्शानुवर्तन हुआ, कुंचन गतियां, ये थोड़ी सी अलग है, इनको देख लीजिएगा कुंचन गतियों में। ठीक है, फटाफट कुंचन गतियां हम देख लेते हैं बच्चा। कुंचन गतियां थोड़ी सी अलग हैं, ठीक। देखो, ऐसी गतियां जो पौधों में हो तो रही हैं पर उनकी वजह से कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान देना, ऐसी गतियां, देखो क्या बोलोगे कुंचन गतियां में, छठा है ना, कुंचन गतियां, ठीक है ना, ऐसी गतियां जो पादपों में होती हैं परंतु इनसे कोई वृद्धि नहीं होता, है। ठीक है, जैसे है आपका एग्जाम्पल में छुई मुई का पौधा आता है ना,
छुई मुई का पौधा। ठीक है, इसको टच करोगे सिकुड़ जाएगा, हट जाओगे नॉर्मल हो जाएगा। पर ये कहोगे टच करने के बाद इसकी पत्ती खत्म हो गई या फिर ये इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं ना। ये जैसे टच करोगे तुरंत ये मुरझा जाएगा, हट जाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह की गतियां हैं, आपके कुंचन गतियां हो जाता है। ठीक है बच्चा। अब बात करेंगे बच्चा नेक्स्ट में कि पादप हार्मोन से रिलेटेड। ठीक है, अब पादप हार्मोन जो कि देखो गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन और रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन, ये कभी कभी पूछे गए हुए क्वेश्चन है बच्चा, इसीलिए बता दिए। ठीक है, अब बात करेंगे पादप हार्मोन्स के। मतलब पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इनमें केवल रासायनिक समन्वय ही होता है, यानी कि हार्मोन्स के द्वारा ही इनमें समन्वय होता है। बाहरी वातावरण के हिसाब से अपना ये बैलेंस बना पाते हैं। तो ये जो होता है इनमें जो रासायनिक समन्वय होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो हार्मोन्स को फटाफट देख लेते हैं। 5 प्रकार के हार्मोन्स मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसके अलावा एक और मिलेगा जिसका नाम क्या है बच्चा, एथाइलिन, 5वां। ठीक है, 5वां को मैंने अलग से दिया है क्योंकि अक्सर ये अलग से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बन जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो चारों को मैंने साथ में लिया, इसको अलग से दे दिया। ठीक है, अब बात इसी में स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि जो ये 5 हार्मोन्स है, तो पहले 4 को एक साथ देखेंगे, 5वें को अलग से देखेंगे। थोड़ा ध्यान देना। देखो ये क्रम संख्या, पादप के गुण, कुछ ऐसे क्वालिटी रहेगी जिसमें कि चारों में देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो ऑक्सिन में देखो शीर्ष प्रमुखता, तो ऑक्सिन में क्या है बच्चा, ऑक्सिन को देखें तो ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और आपका एबीए, ये पादप हार्मोन से ही है। ठीक है, तो जब शीर्ष प्रमुखता यानी कि जो ऑक्सिन अगर में मौजूद है शीर्ष प्रमुखता में, यानी शीर्ष जड़ों के या तनों के लास्ट छोर में, तो वो प्रोत्साहित करेगा, यानी कि उनकी शीर्ष को बढ़ाने में मदद करेगा। ये भी बढ़ाने में मदद करेगा। साइटोकाइनिन क्या करेगा, दमन करेगा, नहीं बढ़ने देगा। ये भी दमन करेगा, रोक देगा। शीर्ष कालिका प्रमुखता, इसका कोई प्रभाव नहीं है, ऑक्सिन है भी तो भी ठीक। और शीर्ष कलिका का मतलब है कलियां जो लगती है ना, फ्लावर की, पुष्पों की जो कली लगती है ना, तो एकदम ऊपर शीर्ष भाग पर लगेगा कि नहीं, तो ऑक्सिन उसमें कोई रोल नहीं पैदा करता। ये जो है प्रसुप्ति को समाप्त करता है, यानी कि ये काम करवाएगा, ये है अच्छा। ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन बच्चा ये नहीं अच्छा है, ये कलिका को ग्रोथ करने ही नहीं देगा, नए नए पुष्पों को लगने नहीं देगा। ठीक है, कोशिका विभाजन को ये प्रेरित करता है, मतलब अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई इनके द्वारा बढ़ सकती है, पर ये जो एबीए है ना, ये रोकेगा। ठीक है ना, कोशिका विभाजन का मतलब साफ साफ है लंबाई में वृद्धि की बात हो रही है। तो ये भी बढ़ने देगा, वो भी बढ़ने देगा, वो भी, लेकिन लास्ट वाला नहीं बढ़ने देगा। दीर्घ प्रदीप्ति कालीन कालीन पौधों में पुष्पों की उत्पत्ति, मतलब अधिक प्रकाश यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है, तो उनमें पुष्प की उत्पत्ति की बात करें बच्चा, तो ध्यान देना, उनमें पुष्प की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेरित करता है, ये भी प्रेरित करता है, इसका कोई रोल नहीं होता है, और ये रोक देता है। मतलब ऐसे पौधे जो काफ़ी ज़्यादा दिन में मतलब वो प्रकाश में रहना पसंद करते हैं, उनमें अधिक प्रकाश की उपस्थिति में पुष्पों का लगना शुरू होता है, तो ये ऑक्सिन रहेगा, तो ये प्रेरित करेगा, मतलब और ज़्यादा पुष्प लगे, ये भी करेगा। इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये नहीं लगने देगा, ये रोकना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चा, रोकना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चा कि ये लघु प्रदीप्ति, मतलब ये कम प्रकाश वाले ऐसे ही। एक मिनट बच्चा, हाँ, कम प्रकाश वाले, हाँ,
प्रकाश वाले, ठीक है, पौधे। तो ये क्या करेगा, कम प्रकाश वाले में पुष्पन को ये रोकता है कि कम प्रकाश रहेगा तो उसमें अधिक पुष्प नहीं लगे। एक मिनट बच्चा, ठीक है, अब सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है, दिक्कत हो रही थी थोड़ी। चलो, ये रोकता है, इसका कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ये जो देखो ए बी ए उल्टा चलता है, जो ये लोग करेंगे ना ए बी ए उल्टा काम करेगा। ए बी ए क्या कर रहा था, उधर अधिक प्रकाश वाले पौधे थे, मतलब काफी लंबे समय तक प्रकाश में रहने वाले पौधे हैं, उनमें पुष्प खूब ज्यादा लगे, ये दोनों मदद कर रहे थे, पर वो रोक रहा था। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर कि कम प्रकाश, मतलब कि ऐसे पौधे हैं जिनको कम से कम प्रकाश मिल पाता है, कम से कम प्रकाश में रहना भी पसंद करते हैं, तो उनमें ये पुष्पन को ये क्या करता है, रोकने का मदद काम करता है, ठीक है ना। इसका कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई नहीं प्रभाव, लेकिन ये क्या करेगा कि कम प्रकाश वाले पौधों में पुष्पन करवाने लगेगा। चलो ठीक है। विलगन का मतलब होता है अलगाव, यानी कि झड़ना, ठीक है बच्चा, झड़ना, ठीक है। ये दमन करता है, ये पत्तियों को झड़ने में क्या आएगा बच्चा, जानते हो, पत्तियां हैं, पत्तियां, पुष्प, फल, ठीक है। तो जो पुष्प है, पत्तियां है, फल है, इनको ये रोकता है। ऑक्सीजन अगर में डाला जाए तो वो रोकता है, नहीं झड़ने देगा। ये भी रोकता है, नहीं झड़ने देगा, ये भी नहीं झड़ने देगा, ये झड़ा देगा, ये उल्टा काम करेगा ना। जीर्णता का मतलब होता है बच्चा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है ना। तो वृद्धावस्था को ये रोकता है, यानी कि पेड़ पौधों को हरा भरा रहने देता है। क्या, हरे भरे रहें पेड़ पौधे, ये भी चाहता, ये भी चाहता, ये भी चाहता, लेकिन ये वृद्धावस्था ला देता है, पौधे को जल्दी बूढ़ा कर देता है, पौधे बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी पौधे बूढ़े हो जाते हैं। अनिषेक फलन का मतलब होता है बिना निषेचन के फल, बिना निषेचन के फल का निर्माण, ठीक है ना बच्चा, ये होता है। अब यहाँ ध्यान देना कि जैसे ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, इनका अगर पौधों के ऊपर पुष्प लगा हुआ छिड़क दिया जाए तो उसमें जब फल बनेगा तो बिना निषेचन के फल बन जाएगा, उनमें बीज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीन में भी करता है, जिब्रेलिन भी यही काम करता है। इसका कोई रोल नहीं है, कोई प्रभाव नहीं करता है, ठीक है, लेकिन और इसका भी कोई प्रभाव नहीं है, ठीक बच्चा। आगे बढ़े, चलो अब बात करेंगे वृद्धि की। ये वृद्धि को प्रेरित करता है, ये भी प्रेरित करता है, ये भी प्रेरित करता है, ये रोक देता है, ये पौधों को बौना कर देता है। अगर ये ज्यादा हो गया पौधे में तो पौधे बौने हो गए। बीज प्रसुप्ति, इसका कोई प्रभाव नहीं, ये बीज प्रसुप्ति को रोकता है, यानी कि अंकुरण करवाता है, ये अंकुरण करवाता है, यानी कि जल्दी से पौधा से कोई बीज है तो से जल्दी पौधे ग्रोथ कर जाएं, ठीक है। ये भी वो अंकुरण करवाता है, लेकिन ये क्या करता है, ये अंकुरित नहीं होने देता, अंकुरित नहीं होने देता, ठीक है बच्चा। अगर इसकी मात्रा बीज में ज़्यादा हो जाए तो बीज खेत में पड़े पड़े सूख जाएंगे, लेकिन नया पौधा जल्दी नहीं आएगा। कभी कभी आपने देखा है कि बीजों को छिड़कने के बाद भी, जुताई बुआई पानी वानी सब देने के बाद भी बहुत अच्छे से वो विकास नहीं करते, नए पौधे जल्दी नहीं आते, बहुत अच्छे से नहीं आते खुल के। हाँ, तो उस कारण क्या होता है, बीजों में इनकी अधिकता और इनकी कमी की वजह से, ठीक है। बीजों का अंकुरण जो है कोई प्रभाव नहीं, ठीक है ना, बीज प्रसुप्ति, ठीक है। अंकुरण देखो गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक, ये लाइन लिखना ही नहीं चाहिए था, अंकुरण वाला नहीं है, चलो यहाँ से हो गया, ठीक है। फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण, एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है कि पौधों को ग्रोथ करवाने में मदद करता है, तो ये इसका कोई रोल नहीं है उसमें, ये बनवाता है। जिब्रेलिन इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाने में मदद करता है, इसका भी कोई प्रभाव नहीं, लेकिन ये नहीं बनाने देगा, ये निगेटिव है ना, दुश्मन है ना पौधों का, तो नहीं बनाने देता है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब एथाइलिन की बात कर लें। अभी आप देखो ये जितने भी हार्मोन्स आपको दिखाए गए, एक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो भी है, ये जब आपको मिलेंगे किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेंगे, पाउडर के फॉर्म में मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे, पाउडर के फॉर्म में मिलेंगे। समझ में आया? ठीक है बच्चा। जबकि
एक ऐसा ये है एथाइलिन जो कि गैस के फॉर्म में मिलता है, गैस के फॉर्म में ये हार्मोन्स मिलता है बच्चा। ठीक है, आगे बात करें, देखिएगा देखिएगा, यह एक गैसीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका निर्माण कहाँ होता है? पकते हुए फलों में, फूलों में, पत्तियों में, जड़ों में होता है। कहाँ कहाँ होगा? पकते हुए फूल, यानी जो फूल फल, जो फल पका हुआ है एकदम पीला पीला बढ़िया सा दिख रहा है, उसमें मिलेगा। पत्तियों के निर्माण में मिलेगा, पत्तियों में मिलेगा, जड़ों में मिलेगा, फूलों में मिलेगा। ठीक है, यह पौधों के प्राकृतिक वृद्धि के लिए प्रमुख हार्मोन्स है। ठीक है, यह कच्चे फलों को पकाने का काम करता है, इसी वजह से यह फलों को पकाने में सहायक होता है, इसी वजह से इसे फल पकाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। फल पकाने वाला हार्मोन्स, अगर ये नाम पूछ दिया जाए कि फल पकाने वाला हार्मोन्स, तो आप तुरंत क्या डालोगे? इथाइलिन। क्या डालोगे? इथाइलिन डाल दोगे ना, तुरंत ये डालना, क्योंकि जो कच्चे फल हैं अगर मैं उसमें ये ना रहे तो फल पकेंगे नहीं। समझ में आया? ये पकाने वाला। और इसका और भी कार्य देखो क्या है, ये वृद्धि रोधक है, अतः यह पौधों को लंबा होने से रोकता है। अगर देखो, अगर उधर हम बता दें, एक मिनट, इधर जाना था। हाँ, ये देखो, पादप हार्मोन्स की बात करें, पादप हार्मोन्स की बात करें, है ना, तो इसको दो भाग में बांटा जाता है। वृद्धि कारक यानी वृद्धि करने वाला, वृद्धि रोधक यानी वृद्धि रोधक है ना, यानी कि वृद्धि को रोकने वाला। ठीक है बच्चा। और ये क्या वृद्धि कारक में कौन आएगा? आपके वृद्धि करवाने वाला। कौन आएगा? वृद्धि करवाने वाला। ठीक है, मतलब समझ में आया? इसमें 3 हार्मोन्स आते हैं, नाम देख लेना। ऑक्सिन, जिबरेलिन है, और कौन है बच्चा? एक और मिलेगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, और इसमें 2 होता है बच्चा, इथाइलिन ठीक है, और दूसरा है एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसको ABA के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा, तो यही है, यही। अब तो ये वृद्धि रोधक में आएगा। ठीक है, अब तो चलो, तो ये वृद्धि को रोकने में होता है, लंबाई नहीं बढ़ने देता है। मूल रोमों के निर्माण तथा बीज के अंकुरण को ये प्रेरित करता है। जड़ों के निर्माण में, जड़ जो होते हैं, जड़, इसमें जो ये मूल रोम निकलते हैं, ये वाला, इसको ये निर्माण करवाता है। ठीक है, और जो बीज है, इस बीज में जो अंकुरण निकलेगा इस तरह से हरा रंग का, फिर इसमें से पत्तियां निकलना शुरू हो जाए तो इसमें मदद करता है। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या वृद्धि हो जाती है। अगर वो मादा पुष्प है तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी, और जो नर पुष्प है उनकी संख्या कम हो जाती है, अपोजिट काम करता है। यह पत्तियों, फलों, पुष्पों के विलगन में भी तीव्रता करता है, यानी कि पत्तियों, फलों और पुष्पों को झड़ाने में सहायक है, झड़ाने में सहायक है। ठीक है, यानी इसकी अधिकता हो जाए तो पत्तियां, फल, फूल जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाता है पौधों से। समझ में आया ये चीज? चलो आगे देखें। जंतुओं में हार्मोन्स को देखना है, जिसमें पहले थोड़ी सी हम ग्रंथि के बारे में देख लेंगे। अंतःस्रावी और आपके बहिस्रावी, ये बार बार पूछा गया, तो अंतःस्रावी यहाँ से जानने से अच्छा है हम यहाँ से जान लेते हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। ठीक है ना, पहले हम जंतु के में बता दें, यहाँ पर एक चीज बता ले, रुको। जंतुओं में हार्मोन्स, ठीक है,
जंतुओं में हार्मोन्स की बात करें बच्चा ना, तो पहले तो इनकी हम जो ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स की ग्रंथियां ऐसे लिख देते हैं, ग्रंथियां, ठीक है बच्चा। तो इनमें हम 3 पार्ट कर लेते हैं, अंतःस्रावी, ठीक है, बहिस्रावी, ठीक है, फिर अंतःस्रावी बहिस्रावी मिश्रित, ठीक है ना, ग्रंथि जो भी है। अंतःस्रावी बहिस्रावी बच्चा अभी आपको देखना है, और इसका एग्जाम्पल है अग्नाशय। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सा है, अग्नाशय, ठीक है। ये चलो अब आपको अंतःस्रावी बहिस्रावी दिखा देते हैं फटाफट, ठीक, ध्यान देना इस पर, है ना बच्चा। अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर, इसको डाल देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, ठीक है, काम आएगा, ठीक। आप पेपर लास्ट ईयर का उठा के देख भी सकते हो, कई साल ये पूछा भी गया है, अंतर भी। तो देखते हैं अंतःस्रावी में बच्चा कि ये ग्रंथि द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है, ठीक है, ये रक्त में मिश्रित होकर अपने उक्त स्थान पर पहुंचता है बच्चा। इसके लिए कोई नलिका नहीं होती है, जबकि आपके बहिस्रावी में कोई न कोई नलिका होती है बच्चा, इसलिए इसको हम नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, और इन्हें हम नलिका युक्त या प्रडाल ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। बहिस्रावी का दूसरा नाम प्रडाल ग्रंथि या नलिका युक्त ग्रंथि है। साफ मतलब मेरी बात सुनना, इनके लिए जो अंतःस्रावी हैं, ये ग्रंथियां जो शरीर में हमारे जगह जगह पर हैं, इनसे डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इनसे कोई पाइप लगा है और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारे ब्लड में निकलती है, ब्लड के द्वारा हर जगह पहुंचती हैं जहां पहुंचना हो, समझ में आया। जबकि बहिस्रावी में क्या है, इनमें नलिकाएं लगी होती हैं, जो जहां पे ग्रंथि होगी वहां नलिका होगी, वो नलिका डायरेक्ट उसको वहीं पर छोड़ेगी, ठीक है, समझ में आया, ये चीज है। या ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक, इसलिए उसको नलिका विहीन और इसको नलिका युक्त कहते हैं, ठीक है। इन ग्रंथियों के स्राव जो है रुधिर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट सीधे जहां पर जाना है वहां तक ये पहुंच जाते हैं, समझ में आया। ये जो हार्मोन्स इनका प्राय जो होता है एक विशिष्ट अंग तक पहुंचना जो होता है उनका, ठीक है, मतलब सुनना, हार्मोन्स का प्राय एक विशिष्ट लक्ष्य अंग होता है, वहीं तक ये पहुंचना उसको तय रहता है, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये सामान्यतः उसी स्थान पर सीमित होते हैं जहां पर पहुंचाया जाता है। मतलब ये बहिस्रावी ग्रंथियां का एक मतलब और भी समझ लो, ये जहां इनका काम है वहीं पर ये मौजूद रहेंगी, वहीं निकलेंगी, वहीं सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये अंतःस्रावी है, ये पूरे शरीर में इनका काम है, इनसे निकले हुए पदार्थ का काम है, और वो जहाँ पर निकलते वहाँ से ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचते हैं। अब समझ में आ गया होगा। चलो, ये हार्मोन्स संचित नहीं करती हैं, जबकि ये कुछ समय तक हार्मोन्स को संचित रख सकती हैं। इनसे निकला हुआ पदार्थ बहिस्रावी से वो कुछ समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, जबकि ये नहीं रखा जा सकता। इसमें एग्जाम्पल में है थायराइड, थाइमस, आधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, जो कि कैसी है, अंतःस्रावी हैं, समझ में आया। जबकि ये क्या है, इसमें यकृत है, स्वेदलार है, और ये दोनों आपके कैसे हैं, आपके बहिस्रावी, ठीक है, बहिस्रावी, समझ में आया। अब आपको मुख्य जो है, जो कि पेपर में पूछा ही जाता है कि पीयूष ग्रंथि का बताओ, चाहे अंतःस्रावी ग्रंथियों का बताओ, चाहे आपके थायराइड का, अग्नाशय का बताओ, किसी का पूछ लेता है। तो मैं पूरे बॉडी में जो जितने जहाँ जहाँ मिलेंगे सारे हार्मोन्स 10 प्रकार के मिलते हैं। अगर नर और मादा की बात की जाए अलग अलग, तो नर में अलग, मादा में अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके पूरे शरीर की बात की जाए, नर में अलग, मादा में अलग अलग मिलते हैं, तो ये 9 मिलते हैं। और पूरे हार्मोन्स को एक साथ इकट्ठा करके देखा जाए तो ये ग्रंथियां होती हैं 10, और 10 से निकलने वाले हार्मोन्स कई हो सकते हैं, ठीक।
मतलब मेरी बात सुनना, यहाँ पर ध्यान देना, ये नर का बना हुआ है, ये मादा का डायग्राम है, ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं अलग अलग बात करेंगे तो इसमें भी 9 ग्रंथि, उसमें भी 9 ग्रंथि, ठीक है। टोटल ग्रंथि की बात करेंगे तो 10 आएगा। कैसे? वृषण और अंडाशय इन दोनों को मिला के किया जाए तो 10 हो जाता है। अगर मैं नर की बात करेंगे तो सिर्फ वृषण मिलेगा तो 9 होगा, अंडाशय नहीं मिलेगा, और मादा में अंडाशय मिलेगा तो वृषण नहीं मिलेगा, तो मादा में भी 9 होगा। समझ में आया? देखो, सबसे ऊपर यहाँ मिलेगा पीनियल ग्रंथि, उसके बाद यहाँ मिलेगा हाइपोथैलेमस, उसके बाद यहाँ वाले पर मिल जाएगा पीयूष ग्रंथि यहाँ, ठीक है। फिर ये परवटु ग्रंथि जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पैराथायराइड, पैराथाइराइड, ठीक है, ये है। फिर अववटु यानी कि थायराइड है बच्चा, थाइराइड, ये ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपका, यहाँ जो है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद यहाँ किडनी के ऊपर, यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि है, और ये किडनी है ना, किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद नीचे अगर ये नर है तो यहाँ पर इनका अलग अलग से ये 2 आपके वृषण हो जाएंगे। मादा की बात करें तो मादा में भी पीनियल, हाइपोथैलेमस, आपके पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अंगनाशय और अधिवृक्क सब एक जैसा होगा। जहाँ उनकी बॉडी में सेम बॉडी में यहाँ मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनके शरीर में, उदर में अंडाशय भी होता है ना, ठीक है, गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी, तो ये जो अंडाशय होता है ये हो जाता है। तो टोटल आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। और वृषण को एक काउंट कर लेते हैं तो 10 हो जाता है। इन्हीं लिस्ट को लेकर हम पूरा आए हैं बच्चा, ठीक है। सुबह का पूरा 2 घंटा मेरा इसमें गया था, देख लो इतना बड़ा ये है ना। तो फटाफट मैं देख लेती हूँ और आप सुनते चलो, बताते चलते, काम आएगा, ठीक। इसीलिए कह रहे हैं ना, ज्वाइन कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, सारा चीज़ PDF के फॉर्म में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखो, ग्रंथि का नाम है ये, यहाँ पर है क्रम संख्या, ठीक है बच्चा, क्रम संख्या है ना। ये हार्मोन्स का नाम है, कार्य है, और कमी के कारण होने वाले रोग हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया है। देखो, पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके 2 भाग से हार्मोन्स निकलता है। एक अग्रपिंड से जो निकलेगा, वृद्धि का हार्मोन्स, वृद्धि, हमारे शरीर की लंबाई बढ़ रही है, जो बढ़ती है ना वो वृद्धि हार्मोन, जिसका कि अगर मैं साइंटिफिक नेम करें तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स कहा जाता है, वृद्धि वाले हार्मोन्स को, ठीक है बच्चा। फिर है दूसरा आपका पुटिका है। वृद्धि वाला हार्मोन्स क्या करता है? शारीरिक वृद्धि के लिए होता है। समझ में आया? ठीक, शारीरिक, अच्छा, वृद्धि के लिए होता है, सही है, ठीक है। और अगर में कम हो गया बच्चा तो ये बौना हो जाएगा, जिनमें आपके वृद्धि वाले हार्मोन्स नहीं रहेंगे वो बौना हो जाएगा। पुटिका प्रेरक हार्मोन्स की बात करें तो ये क्या करता है बच्चा, यहाँ ध्यान देना कि ये युग्मकों के निर्माण में को प्रेरित करता है, यानी कि जो नर युग्मक, मादा युग्मक जो बनना है, गोनेड्स का जो डेवलपमेंट होना है वो सब करवाने के लिए चाहिए होता। नहीं होगा तो बाझपन हो जाएगा, ठीक है। अगर नर युग्मक मादा युग्मक नहीं बनेगा तो संतान कैसे उत्पन्न होगा? नहीं होगा, तो इस नहीं क्षमता होगी तो इसे कह देंगे बाझपन, ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिक हार्मोन से निकलता है, मैंने पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, जो ये आपके पुटिका प्रेरक हार्मोन्स है जिनकी कमी की वजह से बाझपन हो रहा था, उसी को निकालने के लिए, कि मतलब प्रेरित करने के लिए, निकलो निकलो, जल्दी करो जल्दी करो, निकलो, प्रोत्साहित करने के लिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, ठीक है। ये देखो FSH को, यहाँ का को क्या करना, प्रेरित करना। व लैंगिक हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन है के श्रावण को प्रेरित करना, यानी कि नर हार्मोन्स को बनाने में भी मदद करना, ये होता है, ठीक है। और शारीरिक वृद्धि और नहीं है तो बच्चा बाझपन हो जाएगा और शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाएगा, बॉडी एकदम रूढ़ की तरह हो जाएगी, बौनी हो जाएगी, ठीक है। अब एक और अग्रपिंडक से निकलता है चौथा वाला,
जिसे थायराइड यानी जो थायराइड ग्रंथि भी है ना, ये भी पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में रहती है। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलेगा, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स। इसकी वजह से थायराइड ग्रंथि बहुत अच्छे से काम करती है बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करती है। समझ में आया? आगे चलें। 1 मिनट रुकना बच्चा ना, 1 मिनट। चलो ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के श्रावण के लिए होता है, ठीक है ना। अब ये थायराइड से संबंधित, थायराइड होगा, थायराइड से संबंधित रोग हो जाता है अगर में थायराइड, ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स ना निकले थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, चलो तुम भी करो, तुम भी निकलो, तुम भी निकलो, इस तरह से करने के लिए ना निकले तो थायराइड से संबंधित रोग हो जाएगा, हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। आगे चलिए। अब दूसरा पीयूष ग्रंथि से पश्च पीयूष ग्रंथि से जो निकलेगा उसकी बात हो रही है। तो उससे 2 हार्मोन्स निकलता है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। आपकी जो मैंने किडनी पढ़ाया था, मैंने कहा था कि वहाँ पे पुनरावशोषण होता है, एक बार पूरी चीज़ को छान दिया जाता है, फिर जब उसमें देखा जाता है कि ग्लूकोज है और पानी है और बहुत सारे खनिज लवण सब निकल गए, तो उनको पुनः अवशोषण किया जाता है। तो उसमें जल के ज़्यादा अवशोषण को, यही वैसोप्रेसिन जो है किडनी में जल का अवशोषण कराने में मदद करता है। मतलब शरीर से ज़्यादा पानी बाहर न निकल जाए, इसको कौन कंट्रोल करता है? वैसोप्रेसिन करता है। समझ में आया बच्चा? चलो, रुधिर दाब में वृद्धि करना, और जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड सर्कुलेशन जो है यानी बीपी में वृद्धि करने का काम भी वैसोप्रेसिन करता है। समझ में आया? और अगर मैं ये आपका सही से नहीं काम कर रहा है, पश्च पीयूष ग्रंथि, वैसोप्रेसिन नहीं ठीक से निकल रहा है, तो मूत्र में अत्यधिक जल निकल जाएगा, मतलब बार बार बाथरूम आएगा, पानी आपके शरीर में टिकेगा नहीं, पानी आपके शरीर से निकलता जाएगा, और बीपी से संबंधित रोग हो जाएगा। बीपी फ्लैक्चुएट करेगी, कभी ज़्यादा कभी कम, कुछ भी हो जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम आएगी बच्चा। समझ में आया? अब बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीटोसिन की। तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करना, जब कोई स्त्री गर्भवती है तो उसमें जब उसको मतलब गर्भावधि पूरा हो गया है, बच्चे का जन्म होने वाला है, तो वो जो दर्द का अनुभव होता है, दर्द उत्पन्न होता है पेट में, उनके गर्भाशय में, गर्भाशय के संकुचन से, वो जो करवाने का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन की वजह से ही बच्चे के जन्म से पहले माता में उनके पेट में दर्द शुरू होता है, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है बच्चा। और अगर ये कम हो जाए ऑक्सीटोसिन, तो आपके प्रसव से संबंधित समस्या हो जाएगी, फिर तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ी प्रॉब्लम होगा, फिर ऑपरेशन होगा, ठीक है। यहाँ देखो और है एक, दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध स्रावण में सहायक होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की वजह से माता की जो दुग्ध ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां हैं, अच्छे से विकसित होती हैं, अच्छे से दूध बनता है, अपने बच्चे को भरण पोषण कर सकें, ठीक है। अगर में दिक्कत होगी तो माता में दुग्ध बनेगा ही नहीं और वो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाएगी, ये प्रॉब्लम होगी, बच्चे का पोषण अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और क्या है बच्चा? अब दूसरे की बात हुई। अभी तक आपका पीयूष ग्रंथि चला है, अभी तक आप देखो पीयूष ग्रंथि चला है, जिसे अग्र भाग से 4 हार्मोन्स निकले थे और पश्च भाग से 2 हार्मोन्स दिखाए हैं, ठीक है बच्चा। इसमें मध्य भाग भी होता है, पर अभी वो बहुत ज़्यादा अल्प विकसित है, पूरी तरह विकसित नहीं, तो उसका नहीं दिखाया गया, ठीक है। दूसरा ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, ठीक है। आगे पीछे ग्रंथियाँ हो गई हैं, वो गलती मेरी है, मुझे सिस्टम से काम करना चाहिए था, मैं आगे पीछे ही भेजी थी तो आगे पीछे ही लग गया है, ठीक है, ये मेरी गलती है। थायराइड ग्रंथि, यहाँ ये थायराइड ग्रंथि काम क्या करेगी बच्चा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालेगी। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स उपापचय दर को नियंत्रित करना, आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट वसा ये सब का पाचन उपापचय चल रहा है उसका नियंत्रण करना, ऊर्जा के उत्पादन में मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से खाना आपका सब कुछ पचे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऊर्जा निकले शरीर में, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हृदय के स्पंदन को कंट्रोल करना, ये मदद करता है, ठीक है। अगर मैं बच्चा
इनसे अगर में दिक्कत हुई, इनमें गड़बड़ी हुई तो देखो जड़ मानवता यानी बौनापन शुरू हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि हाशिमोटो यानी ये इस बीमारी में थायराइड ग्रंथि खराब हो जाएगी। ठीक है, सामान्य घेंघा रोग हो जाएगा। और बच्चा आप देखो आगे, ये हो गया। अब बात करेंगे पैराथायराइड यानी कि तीसरे की बात करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के ऊपर ही लगी रहती है, चारों तरफ से कवर की पैराथायराइड ग्रंथि। ये हार्मोन्स निकालती है, पैराथार्मोन हार्मोन्स निकालती है। पैराथार्मोन्स पहला है कैल्सीटोनिन है, ये गलत लिखा है, कैल्सीटोनिन। ठीक है, ये हार्मोन्स है, दो हार्मोन्स है। तो पैराथार्मोन्स जो है हड्डियों को मजबूत करना, पीएच के स्तर को बढ़ाना। ठीक है, पीएच करें PO4 यानी कि फास्फेट, ये इसको क्या बोलते हैं, फास्फेट है, ये PO4 है, फास्फेट के स्तर को बढ़ाना। और अगर कमी हुई तो हड्डियां, ठीक है, हड्डियां व दांतों का कमजोर होना हो जाएगा। ठीक है ना, कमजोर हो जाएगा। अगर में पैराथार्मोन्स की कमी आई तो हमारी हड्डियां और हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे। समझ में आया। और कैल्सीटोनिन क्या है, ये कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी हुई तो आपको हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाएगा, यानी हड्डियां कैसी हो जाएंगी बच्चा, ये बढ़ाने का काम करे ना, बहुत ज़्यादा ही कोमल हो जाएंगी, बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, चौथा आ गया एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जो किडनी जो होती है उसके ऊपर इस तरह से लगा होता है। ये किडनी है, इसके ऊपर ये लगा होगा बच्चा। ठीक है, तो इससे निकलने वाला हार्मोन्स एड्रेनेलिन होता है। कौन सा हार्मोन्स, एड्रेनेलिन। ठीक है, अब देखो ये राम क्यों लिखा है, मैं जो भेजी हूँ देखो, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी बच्चा, तो हो गया है। एक मिनट, हृदय होना चाहिए था, राम लिख दिया है गलती से। हृदय के धड़कन की गति हमारे हार्ट बीट को, हमारे श्वसन दर को बढ़ाने में मदद करता है। कब करता है, ये कब निकलता है, डर के समय। जब हम डर जाते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, और हम तेज से सांस लेने लगते हैं घबराहट में। तो उस समय आप ये देखना, जब आप या किसी और को देखना, चाहे अपने में देखना, जब डर जाओ तो तेज से चिल्ला देते हो, तेज से सांस लेने लगते हो, और अपना सीना ऐसे पकड़ना, हार्ट बहुत तेजी से चलने लगता है। उस समय शरीर में कौन सा हार्मोन्स निकलता है, एड्रेनेलिन। इसकी कमी से क्या हो जाएगा बच्चा, शरीर के पराशरीर दाब में कमी आ जाएगा। और एक कारण होता है इसकी कमी से गठिया रोग भी होता है, इसकी कमी से गठिया रोग होता है। ठीक है, अब देखो अग्नाशय में आ गए। अग्नाशय निकालता है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन। ठीक है, इंसुलिन ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, कम करने की कोशिश, और ये ब्लड है, और जो ग्लूकेगॉन है ये शुगर में ब्लड को बढ़ाने की कोशिश करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। ठीक है, और जो शुगर, ये ग्लूकेगॉन की कमी से कमजोरी और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। समझ में आया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर की बहुत कमी हो जाएगी, फिर आपको पानी चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चा, वही है। ठीक है, ग्लूकोज का बॉटल लग जाएगा आपको। वृषण की बात करें, ये निकालता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। ठीक है, और ये नर में लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, यानी लड़कों में नर मतलब लड़का ही, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, सैनिक ये चौड़ाई बढ़ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ना, हड्डियों का मजबूत होना, ये सब चीजें जो हैं ये करता है। ठीक है, और अगर में यही टेस्टोस्टेरॉन न आए और शुक्राणु का निर्माण भी करना, ठीक है ना,
शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण भी है। ठीक है बच्चा, अगर ये न हो तो उस समय जब शुक्राणु नहीं बनेगा तो बाझपन हो जाएगा ना बच्चा, संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं होगी। ये चीजें हो गई। अब आगे लास्ट ये पेज है बच्चा, इसको देख लो। अंडाशय किसमें होगा? मादा में होगा। किसमें होगा? मादा में। और जब आपके वृषण जो था ये किसमें होगा? नर में होगा। समझ में आया बच्चा? अंडाशय है तो इससे 3 हार्मोन्स निकलेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन है बच्चा। ठीक है, एस्ट्रोजन देखो स्त्री में लैंगिक लक्षणों का विकास करना ये है। प्रोजेस्टेरॉन का काम है जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी को बनाए रखना, भ्रूण को नष्ट नहीं करना। ठीक है, बनाए रखने का काम प्रोजेस्टेरॉन का होता है, गर्भधारण में सहायक। रिलैक्सिन जो होता है ये प्रसव में सहायक होता है, प्रसव के दौरान निकलेगा ये, तो जिससे कि जो आपकी श्रोणी मेखला है ये सब आपके मादा की जो गर्भवती महिला है तो थोड़ा फैलाव होता है जिससे बच्चा शरीर से निकल जाए, गर्भाशय से बाहर आ जाए, ये होता है। ठीक है, और अगर में इनमें दिक्कत आई तो इसकी कमी से बाझपन होगा एस्ट्रोजन से, और गर्भपात होता है, ये गर्भपात। ठीक है, ये है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी हुई बच्चा, अगर में कोई लेडीज प्रेग्नेंट है उनमें 1-2 महीने का और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटने लगा तो उनका बच्चा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़े मोटे छोटे मोटे डॉक्टर तो बन ही सकते हो, है ना। अगर मैं आपके नज़र में कोई इस तरह का होगा, किसी का बच्चा अचानक खराब हो जाएगा तो समझ जाओगे ना कि ये कमी रही होगी, है ना बच्चा। हो सकता है कि ये कमी रही हो तो गर्भपात हो जाना। ठीक है, और प्रसव में सहायक, ये प्रसव में समस्या हो जाता है अगर ये नहीं निकलता है। आज के दौर में ये जो डॉक्टर है ना, ये हार्मोन शरीर में जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट है उनके यहाँ दिखाने जाती है तो मोस्टली डॉक्टर अब क्या कर रहे हैं पैसा कमाने में, इस डॉक्टर ये हार्मोन्स को निकलने ही नहीं दे रहे हैं, जिससे कि जब प्रसव के दौरान उनके बॉडी में फैलाव नहीं होगा, या ऑक्सीटोसिन भी नहीं निकलने दे रहे हैं, जिससे कि उनको दर्द का अनुभव ही नहीं होगा, तो फिर ऑपरेशन किया जा रहा है, यही वजह है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो कि आपके पीनियल के नीचे ही मिलेगा, ब्रेन का ही है, ये ब्रेन में, ये ब्रेन में, ये दोनों ब्रेन में, पीयूष भी आपके ब्रेन में मिलेगा। ये मोचक हार्मोन्स हैं, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस को उसका क्या कहते हैं? उसका ग्रैंड मास्टर बोलते हैं उसको। ये पीयूष ग्रंथि शरीर की ग्रंथियों को कंट्रोल करता है और ये जो है पीयूष को ही कंट्रोल कर लेते हैं। समझ में आया? तो पीयूष ग्रंथि में समस्या आ जाएगी तो चाहे जब वैसोप्रेसिन निकल जाएगा, चाहे जब ऑक्सीटोसिन निकल जाएगा, चाहे नहीं निकलेगा, ये सब समस्या आने लगेगी। ठीक है, और वृद्धि हो सकता है कि वृद्धि वाले हार्मोन ज़्यादा निकल जाए, यानी सोमेटोटॉपिक, और ना अगर में डिस्टर्ब हुआ है तो या तो नहीं भी निकलेंगे, कोई भी दिक्कत हो सकती है। थाइमस ग्रंथि आपके यहाँ पे वक्षस्थल पे मिलेगा, ये थाइमोसिन निकालता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हमारे शरीर की। ठीक है, इसकी वजह से हम रोगों से लड़ने में सक्षम होते हैं। इसमें दिक्कत आएगी, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, और जिसकी वजह से दुनिया भर की सारी बीमारियां हमको लग जाएंगी। समझ में आया? फिर बात करें बच्चा पीनियल ग्रंथि में, जिसमें निकलता है मेलेटोनिन। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा है, मेलेटोनिन तो नहीं है बच्चा, मेलेटोनिन है, मेलो है बच्चे, क्या लिखा था? मेलाटोनिन। मेलेटोनिन ये जो है मांसपेशियों, ये कहाँ मिलता है? ये भी हमारे ब्रेन में रहेगा। कहाँ रहेगा? ब्रेन में, ब्रेन में। ठीक है, और ये मांसपेशियों को संकुचन में, सिकुड़ने में इसमें मदद करता है, और इसकी कमी की वजह से बहुत कम नींद आती है, और अधिक नींद भी जो आती है ना इसी की वजह से। अगर ये मेलेटोनिन ज़्यादा निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा? अधिक नींद आने लगेगी बच्चा, बहुत नींद आएगी। फिर आप जैसे इस समय नींद आ रही होगी ना तो थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। चलो,
तो बच्चा आज ये पूरा का पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला कंप्लीट हुआ। इतने में से ही एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। वो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो चैट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, उसका नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको एप्स वाली क्लास में मिल जाएंगे। ओके बच्चा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और बच्चा एक चीज़ बतानी थी आपको कि जो ये अभी 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 आपके पास थोड़ा सा समय है, ऐसा नहीं है कि पूरा समय चला गया है, हाँ, लेकिन आपके जो टाइम टेबल है वो भी जारी हो गए हैं, तो थोड़ा आप ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अभी ये घबराना बिल्कुल नहीं है, जो चल रहा है इसी को पढ़ते चलो, घबराओ बिल्कुल नहीं, ठीक। और जो बच्चे इधर उधर अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, समझे ना। तो चलो बिल्कुल जुड़ना बच्चा, और ये आपका टाइम टेबल है, आपको पता ही है, हाँ बच्चा। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव नाइस डे एवरीवन।